हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला बाय केपी। जैसा कि आपको पता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 का मैं शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूँ। हर एक शिफ्ट का अलग अलग सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं, और 4 शिफ्ट का मैं सॉल्यूशन करा भी चुका हूँ। यानी कि 20 जून का जो भी चारों शिफ्ट था उसका सारे का सॉल्यूशन करा चुका हूँ मैं। उसमें से 2 मैट्रिकुलेशन लेवल के थे, एक हायर सेकेंडरी और एक ग्रेजुएट लेवल का था। इन सबको कराने के बाद डे 1 का जो भी क्वेश्चन पेपर था उसको कराने के बाद मुझे पता चला हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया पहले ग्रेजुएट और हायर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद मैट्रिकुलेशन लेवल के क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो लिया है मैंने वो ग्रेजुएट लेवल का पेपर लिया है। 21 जून को 3rd शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। इसका मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे अभी, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का सेट नंबर 2 है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको इसका सॉल्व्ड पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो आप इस टेलीग्राम चैनल पाठशाला बाय केपी 30 को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल एन एग्ज़ाम वाज हेल्ड फॉर 80 मार्क्स इन विच 32 वाज द पासिंग मार्क्स, हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स, नॉट राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल ओनली। देखो बोला क्या गया है, एक स्कूल में एग्ज़ाम हुआ, उसमें मैक्सिमम मार्क कितना था, मैक्सिमम मार्क्स था 80 मार्क्स, ठीक है। जिसमें से पासिंग मार्क्स था कितना, 32 था। तो पूछ रहा है इन चारों में से मिनिमम मार्क्स किसको मिला है। अब देखो डी को बोला गया है, ऑप्शन से करते हैं। डी को बोला गया है हु गॉट 12/19 ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है, 80 है। डी को कितना मिला है, 80 का 12/19 भाग, ठीक है। 12 8 कितना होता है, 96/19। 19 × 5 = 95 बचेगा, 1 0 10, फिर पॉइंट आ जाएगा यहाँ 19 × 5 = 95, फिर 5 बचेगा यहाँ, 19 दूनी 38, 50.52 हो जाएगा। फिर बी का देख लेते हैं, 80 का बी बोल रहा है बी हु गॉट 7/11 ऑफ टोटल मार्क्स, 7/11 यानी कि 11 से 8 7 56, 560/11। तो 11 × 5 = 55, फिर बचेगा इधर 10, 11 10 से कटेगा नहीं तो पॉइंट लेंगे, 0 आएगा, फिर पॉइंट लेंगे, 11 निम्मा 99। तो इसके बाद देखो इन दोनों में से तो यही छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो अब फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ए हु गॉट 72% ऑफ द मार्क्स। ए को कितना मिला है, 72% मिला है टोटल मार्क्स का, 72%, ठीक है। आठ दूना 16, 8 7 56, 1 57, तो ये 57.6 हो गया ए को भी। सी को कितना मिला, सी हु गॉट 160% ऑफ पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना है इसका, 32 है, इसका 160% मिला। 160% यानी कि 1.60, 1.6 लिख लेते हैं। 16 दूनी 32, बचेगा 3, 16 3 48, 3 51। तो डी को इतना मिला है, बी को इतना मिला है, ए को इतना मिला है और सी को इतना मिला है। तो मिनिमम मार्क्स किसको मिला है, मिनिमम मार्क्स डी को मिला है 50.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला है द पाई चार्ट given below shows the number of student enrolled in school class 6 to class 10 of a school. If 1250 students are enrolled in 6 to 10, then find the sum of students enrolled in class 8 and 9 में, ठीक है। ये जो पाई चार्ट है वो किसका दिया गया है, क्लास 6 से क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट है उसका पाई चार्ट दिया गया है। एक स्कूल का पाई चार्ट है, उसमें टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है 1250 स्टूडेंट है जो इनरोल किए हुए हैं 6 से 10 तक। तो पूछा गया है कि क्लास से 8 और 9 में कितने स्टूडेंट है। क्लास 8 कहाँ है, ये है क्लास 8 में 20% और क्लास 9 में ये 26%, यानी कि 40, टोटल कितना हो गया 46% टोटल स्टूडेंट है कितना। और क्लास 8 और क्लास 9 में कितना परसेंट स्टूडेंट हो गए, 26 + 20 46%, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 46 से। आप लोग इसका 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। इसका मल्टीपल चेक करेंगे, यही एक 23 का मल्टीपल है, यही हो जाएगा। बाकी मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। 6 × 5 = 30 और 12 × 6 = 72, 3 × 75,
5 चौके 20, 12 चौके 48, तो 50, 0.575 बटे नीचे था 10, तो ये कट जाएगा तो 575 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 8 और क्लास 9 में कितने स्टूडेंट हैं? 575। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 9:11:16, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंगल एंड स्मॉलेस्ट एंगल। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो जोड़ लेते हैं। तीनों मिला के कितना है? 16 9 25, 25 11 36, 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, 36 × 180 यानी कि एक यूनिट का कितना वैल्यू हो गया? एक यूनिट का वैल्यू आ गया 5। तो पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल क्या हो जाएगा? 16 यूनिट, और स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा? 9 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 7 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू है 5, तो 7 यूनिट का कितना हो जाएगा? 7 × 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए फ्रूट सेलर हैज़ 10 kg ऑफ एप्पल एंड 5 kg ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, एप्पल और ग्रेप्स, 10 kg एप्पल है और 5 kg ग्रेप्स है। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इतना एंड द ग्रेप्स इज 105। ही सोल्ड ऑल फ्रूट विथ हिम। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट रिसीव्ड बाय द फ्रूट सेलर। ठीक है, एक फ्रूट सेलर के पास 10 kg एप्पल था, 5 kg अंगूर था। ठीक है, बोल रहा है प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। 1 kg का प्राइस कितना है? 1 kg का प्राइस है, 1 kg का प्राइस दिया गया, यानी कि एवरेज ही एक तरह से दिया गया है 94.50, और ग्रेप्स का 1 kg का प्राइस कितना दिया गया, यानी कि एवरेज ही दिया गया है 105। पूछा गया कि ओवरऑल इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज अमाउंट कितने में बेचेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये जो नंबर है, ग्रेप्स का नंबर है और एप्पल का नंबर है, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि रेशियो में ले लेते हैं। ये तो 5 से कटेगा, 5 से एक बार में, ये कटेगा 2 बार में। ठीक है, इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं या फिर वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा है तो आसानी से हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट एवरेज से ही कर लेते हैं। इसको करेंगे 94.5 × 2 प्लस 105 × 1 बाय कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, यही आ जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, 94.5, 94 दूना कितना होता है? 188, 5 दूना 10, 4 दूना 8 1 9, 9 दूना 18, 189 प्लस 105 बटे 3, यानी कि 5 3 8, सॉरी 9 5 14, बचेगा 1, 8 1 9, 1 1 2 बटे 3, 3 9 27 और 3 8 24, तो कितना हो जाएगा प्राइस? 98 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, प्राइस, एवरेज प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू इतना, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू और PR इक्वल टू इतना दिया गया है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR। ABC और PQR बना लेते हैं। AB कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 8 और AC दिया हुआ है 9। उसी तरह से PQ दिया हुआ है 7, QR दिया हुआ है 8 और PR दिया हुआ है 9। देखो ये साइड पे इंक्लाइन कर जाएगा, ये साइड पे इंक्लाइन कर जाएगा और ये साइड इस साइड पे इंक्लाइन कर जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, PQR, यही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल है, मनीष इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ़ ही रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ 72,780 आफ्टर 1 ईयर। तो पूछ रहा है द सम ही इन्वेस्टेड। देखो, एक मनीष जो है कोई सर्टेन सम इन्वेस्ट किया 10% के पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला? एक साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। ठीक है, पर एनम पे है, 10% पर एनम रेट है, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। और उसका इंटरेस्ट दिया कितना गया? इंटरेस्ट दिया गया है 72,780, 72,780। तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 100%, यानी कि इसका 10 गुना हो जाएगा। 72,780 पे 1 0 लगा देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट सवाल है द डायमेंशन ऑफ पॉन्ड इज 20 मीटर, 14 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द पॉन्ड। कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। 14 दूना 28, 28 छके 28 छके 8 छके 48, बचेगा 4, 14 12 4 16 पे यहाँ एक जीरो था तो ये एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये 1680 हो जाएगा इसका कैपेसिटी। नेक्स्ट सवाल है द यूनिवर्सिटी हैज़ 750 फैकल्टी मेल एंड वुमेन ओनली। इसमें मेल और वुमेन है ओनली, आउट ऑफ विच द फीमेल आर 60%। मेल और फीमेल, हमको इस नंबर से कोई मतलब नहीं है। मेल कितना, इस फीमेल कितना है 60%। 100% में 60% क्या है, फीमेल है, तो मेल कितना होगा 40% होगा, ठीक है। बोल रहा है द एवरेज हाइट ऑफ फीमेल इज़ 162। फीमेल का एवरेज हाइट कितना है 162 है और मेल का एवरेज हाइट कितना है 168 है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ फैकल्टी इन द यूनिवर्सिटी। तो जितना भी फैकल्टी है उसका एवरेज हाइट, इस मेल और फीमेल को इंक्लूड करके जितना भी फैकल्टी है यूनिवर्सिटी में उसका एवरेज हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं और वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। इसको पहले रेशियो में बदल देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 20 दूना 40, 20 तिया 60, ठीक है। इस नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, ये 2:3 आ गया। हम मान लेते हैं वेटेड एवरेज से, हम मान लेते हैं 168 ही इसका एवरेज है, ठीक है। तो इससे 68 से कंपैरिजन करेंगे तो इसमें कितना बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, 0 × 2 यानी कि 0 प्लस होगा। फिर इसमें इससे अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे -6 हो रहा है, -6 × 3 करेंगे, -6 × 3 -18 हो जाएगा। और ये जो -18 है वो दोनों किस में बढ़ जाएगा, दोनों में बटेगा यानी कि 3 2 5 में बढ़ जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा इसका एवरेज 168 - 18/5। ऐसे ही वेटेड एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 168 -18/5 कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 छके 30। इसको माइनस करेंगे तो 0.4 और यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, 6 1, 164.4 हो जाएगा एवरेज हाइट ऑल फैकल्टी का। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए शॉपकीपर सेल्स गुड एट 82% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 28% लेस वेट, तो व्हाट इज़ हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो पूछ रहा है एक शॉपकीपर जो है वो 82% लॉस पे कोई गुड्स को वो बेचता है, लेकिन क्या करता है वो कि वेट में बेईमानी करता है। कितना बेईमानी करता है, 28% वेट में बेईमानी करता है। तो ओवरऑल उसका पूछ रहा है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना % प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो मान लेते हैं उसका CP 100 था, 100 का CP में उसको 82% का लॉस हुआ, तो बेचा होगा कितने में, 18 में बेचा होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि वो 28% वेट कम दिया। 28% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 28% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4% गुना 7 लिख सकते हैं। 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/25 होता है, इसको क्या लिख सकते हैं 7/25। यानी कि वो पैसा तो ले रहा है कितना का 25 का ले रहा है पैसा, लेकिन दे कितना रहा है वो, उसको कितना लग रहा है, उसका लागत कितना लग रहा है 15 - 7 गया 25 - 7 गया 8, 18 का लागत लग रहा है उसको, और लेकिन वो पैसा ले रहा है कितना का 25 का ले रहा है पैसा, ठीक है। तो इससे हम लोग अब निकाल लेंगे सक्सेसिव से 18 से 18 कट जाएगा, 25 चौके 4:1। तो उसको कितने का घाटा हुआ, ये उसका CP था और ये SP था, तो उसको कितने का घाटा हो गया 3 का घाटा हुआ। किस में घाटा हुआ 4 में, 3/4 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 75%, तो उसको कितना % का लॉस हो गया 75% का लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द फॉलोइंग पाई चार्ट शो दैट द डाटा ऑफ नंबर्स ऑफ अपीयर्ड एंड पास्ड स्टूडेंट इन क्लास 12 ऑफ सेक्शन A, B, C and D। पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन E, करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। सेक्शन E में अपीयर्ड स्टूडेंट के सेक्शन E कहाँ पे है, सेक्शन E ये है, सेक्शन E 58 डिग्री। अब देखो 58 डिग्री है बटे 36 करेंगे, इस डाटा से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमको परसेंटेज पूछ रहा है तो डायरेक्ट 360 डिग्री में E का जो है अपीयरिंग का कितना डिग्री है 58 डिग्री है, तो 58 बटे
360 करेंगे इंटू 100 कर देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर, यही इतना ही परसेंट हो जाएगा। 2 से 29, 2 से 18, 2 से 9, 2 से 5, 29 25 145/9, तो कितना हो जाएगा ये 16/144 होता है। 16/144 बचेगा 1, तो पॉइंट लेंगे तो 9 एकम 9, ठीक है, तो 16.1% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम A to B राघव ट्रेवल्स ए क्वार्टर ऑफ डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ ए डिस्टेंस एट 15 किलोमीटर पर आवर एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड द फाइनल क्वार्टर ऑफ ए डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। राघव ट्रैवल करता है ए से बी ट्रैवल करता है, हर एक क्वार्टर को हर एक क्वार्टर मतलब डिस्टेंस तो हर एक में सेम ही होगा, 1 2 3 4 क्वार्टर में वो ट्रैवल करता है। फर्स्ट क्वार्टर में वो 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है, सेकेंड में 15 किलोमीटर, थर्ड क्वार्टर में 20 किलोमीटर पर आवर और फोर्थ क्वार्टर वो 30 किलोमीटर के पर आवर से के स्पीड से ट्रैवल करता है। हम मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इसका हम लोग एलसीएम मान सकते हैं, हम मान लेते हैं 240 है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, 240, तो अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 60 60 और 60, तो इसको टाइम कितना लगेगा यहाँ, अब इतना करके छोड़ देते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वाइल ट्रैवलिंग ऑन एग्जैक्टली द सेम रूट, उसी रूट में मनीष ट्रेवल्स ए क्वार्टर ऑफ टोटल टाइम, ए क्वार्टर ऑफ टोटल टाइम टेकन, मनीष ट्रेवल्स फॉर ए क्वार्टर ऑफ टोटल टाइम टेकन फॉर हिज जर्नी एट 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ टोटल टाइम टेकन फॉर हिज जर्नी एट 15 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड क्वार्टर of total time taken for his journey at 20 km per hour and the final quarter of total time taken for his journey at 30 km per hour। तो पूछ रहा है ओवरऑल, इफ द ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ राघव ड्यूरिंग हिज जर्नी इज गिवन बाय y किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ मनीष इज गिवन बाय z किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z माइनस वाई। ठीक है, देखो दूसरे केस में क्या बोला गया कि मनीष जो ट्रैवल करता है सेम इसी रूट में ट्रैवल करता है और एक क्वार्टर टाइम को वो कितने देर में ट्रैवल करता है, एक क्वार्टर मान लेते हैं 4 घंटा लगा उसको इस जर्नी को ट्रैवल करने में, 4 घंटा लगा इस टाइम, इसको हम मान लेते हैं मनीष को 4 घंटा लगा टाइम। ठीक है, तो इसका जो एक क्वार्टर है टाइम है उसमें वो 10 किलोमीटर का जर्नी ट्रैवल करता है, एक क्वार्टर में ए और बी मान लेते हैं, एक क्वार्टर टाइम यानी कि 1 घंटा में वो कितना ट्रैवल करता है 10 किलोमीटर के पर आवर से स्पीड से 1 घंटा में ट्रैवल करता है, 1 घंटा में। फिर दूसरे घंटा में वो 15 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है और तीसरे घंटा में 20 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है और चौथे घंटा में फोर्थ आवर में वो 30 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है। तो वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, पहले आवर में 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1 × 10 डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 1 आवर, तो स्पीड इंटू टाइम कितना हो जाएगा 10। और फिर दूसरे क्वार्टर टाइम में कितना ट्रैवल करेगा 15 × 1 15, तीसरे क्वार्टर टाइम में, थर्ड क्वार्टर टाइम में यानी कि टाइम तो सब जगह 1 घंटा ही है, तो 20 से कम 20, इसमें 30 से कम 30, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया 20 30 50 50 10 60 15 75 हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितने टाइम में ट्रैवल किया, 4 टाइम में। यही हो जाएगा इसका क्या एवरेज स्पीड, और मनीष का एवरेज स्पीड किसके बराबर है, z किलोमीटर पर आवर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से इसका आ गया मनीष का आ गया। और अब निकाल लेते हैं राघव का टोटल डिस्टेंस कितना था 60 किलोमीटर और टोटल टाइम इसका कितना लगेगा, फर्स्ट क्वार्टर को ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा 60/10 6 आवर लगेगा, सेकेंड क्वार्टर को ट्रैवल करने में 4 घंटा लगेगा, थर्ड क्वार्टर को ट्रैवल करने में उसको 3 घंटा लगेगा और फोर्थ क्वार्टर को ट्रैवल करने में 60/30 2 घंटा लग जाएगा। तो ये क्या है, ये है राघव
राघव का एवरेज स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ये y का स्पीड y का वैल्यू आ जाएगा, ये z का वैल्यू आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 240/6 4 10 3 13 बटे 13 2 15, इतना आ गया है y का वैल्यू। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा कितना 15 एकम 15 15 छक्के 90, y का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। और z का वैल्यू निकालते हैं, z का वैल्यू क्या आ जाएगा 18 चौके 72, फिर बचेगा 3 4 7 28 4 5 20, तो z का वैल्यू इतना आ गया और y का वैल्यू 16 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है z माइनस वाई का वैल्यू पूछ रहा है, z माइनस वाई, z कितना है 18.75 है, माइनस 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.75, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे था, नेक्स्ट सवाल है फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना एंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 56 63 x। तो यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे हो जाए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी कि 42 गुना x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 गुना 63, x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 56 गुना 63 बटे 42, 7 8 56 7 6 42। ठीक है, और ये कितने बार में कट जाएगा 2 से 4 2 से 3 3 से 21 बार में, 21 चौके 84 हो गया। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया 84 आ गया। फिर इसका निकाल लेते हैं, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा y मान लेते हैं 273, इन दोनों का गुना बाय इतना हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन बटे 189। ठीक है, 3 से कटाएंगे 3 नमा 27 3 एकम 3 3 से 3 छक्के 18 3 तिया, फिर 7 से 13 बार में और ये 7 से 9 बार में जाएगा। ठीक है, और 9 से ये कितने बार में जाएगा 17 बार, 17 नमा 153 होता है। तो y का वैल्यू क्या आ गया 13 गुना 17, 17 तिया 51 बचेगा 5, 17 कहीं 17 5 22। तो ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शन हम माने थे x और इसका फोर्थ प्रोपोर्शन माने थे y, तो x रेशियो y पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो ही पूछ रहा है, फाइंड दी रेशियो। तो x रेशियो y कितना आ जाएगा 84 रेशियो 221 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है इफ़ द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली। ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है वो मंथली एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है एक फैमिली का ऑन वेरियस आइटम पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, इफ़ द टोटल अर्निंग इज 70,560, टोटल अर्निंग है 70,560, तो पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन एंड रेंट। एजुकेशन कहाँ पे है, एजुकेशन ये है और रेंट ये है। ठीक है, ये डीप कलर वाला, ठीक है, डीप कलर वाला क्या है रेंट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 30% माइनस 20% यानी कि 10%। जो उसका टोटल है उसका 10% निकाल देंगे, टोटल जो उसका इनकम है उसका 10% निकाल लेंगे, यानी कि 70,560 का 10% कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 7,056 रुपया, 7,056 रुपया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है द एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, इस इक्वल टू 1। तो ये थीटा का कोई भी वैल्यू पे ये रूल फॉलो होता है, थीटा का कोई भी वैल्यू पे साइन स्क्वायर थीटा, चाहे साइन स्क्वायर 0 रख लो, साइन स्क्वायर 30 रख लो, साइन स्क्वायर 40 रख लो, साइन स्क्वायर 2 रख लो, साइन स्क्वायर 3 रख लो, कॉस स्क्वायर 3 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर 3, तो सारे वैल्यू पे जो है ये 1 ही होगा, यानी कि थीटा का क्या कितना वैल्यू पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू पॉसिबल है थीटा का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ए मैन सेल्स ए काउ फॉर 22,000 एंड गेन्स 10%। एक आदमी गाय को बेचने के बाद उसको कितना गेन होता है 10% का गेन होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 था प्राइस तो उसको बेचा होगा कितने में 11 में बेचा होगा, 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 22,000 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या गया एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम काउ इन ऑर्डर टू गेन 14%। तो यहाँ से काउ का प्राइस कितना हो जाएगा, काउ का प्राइस हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 20,000 डायरेक्ट, इसको 2 से कटाएंगे तो 2,000 में इंटू 10, तो काउ का जो
जो प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस कितना था, 10 था, 10 का वैल्यू, ये काव का ओरिजिनल प्राइस हो गया। अब फिर बोल रहा है कि काव को कितना में बेचे कि उसको 14% का प्रॉफिट हो। इसका 14% निकाल दो, इसका 14% कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना में बेचने पे उसको 28% का प्रॉफिट होगा, 20,000 प्लस 2800। ठीक है, यानी कि 22,800 रुपये में बेचेगा काव को, तो उसको 14% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट सवाल है, राम गिव्स ए 6 डिजिट नंबर इतना टू श्याम टू चेक द डिविजिबिलिटी। इफ श्याम टेल्स राम दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 57 से डिविजिबल है ये नंबर। राम ने एक 6 डिजिट का नंबर दिया श्याम को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो श्याम ने बोला कि ये नंबर जो है 57 से डिविजिबल है। 57 से डिविजिबल होने का मतलब 19 और 3 से डिविजिबल है। ठीक है, श्याम राम से बोला इफ़ वी अरेंज द डिजिट ऑफ दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन बाय विच नंबर विल इट बी ऑलवेज डिविजिबल। ठीक है, अब देखो ये नंबर दिया गया है 4 6 8 3 1 2, ये 6 डिजिट का नंबर राम दिया था श्याम को चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी। तो श्याम ने क्या बोला कि ये जो डिजिट है 6 डिजिट का नंबर है वो 57 से डिविजिबल है। 57 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, 19 और 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब श्याम क्या बोला कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में 4 6 8 6 4 3 2 1 ये आ गया। बोला अब ये किससे हमेशा डिविजिबल होगा। अब देखो 19 का तो हम कह नहीं सकते हैं कि डिविजिबल होगा कि नहीं, लेकिन 3 का हम कह सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है क्या है कि ये इसका जो सम है, इसके डिजिट का सम है वो हमेशा 3 से डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर ये 57 से डिविजिबल है ये पूरा नंबर, तो इसको हम इस नंबर को उलट फेर कर दे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये 27 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इसका सम करते हैं 9 से ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यानी कि 27 कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल है। अब इसको उलट फेर कर देते हैं, 7 2 कर देते हैं। 7 2 भी करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका भी सम क्या हो जाएगा, 9 ही होगा। तो यानी कि इस नंबर का कितना भी उलट फेर कर दे तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 3 से ही डिविजिबल होगा ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ x + y = 10 एंड xy = 12 है तो इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, x² + y² + 2xy = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, xy का वैल्यू हमें दिया गया है कितना, xy का वैल्यू दिया गया है 12, इसे रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, x² + y² - xy निकालना है। ठीक है, देखो x² + y² तो दिया हुआ ही है, हम यहाँ पे -xy कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम -3xy से दोनों तरफ माइनस कर देते, दोनों तरफ हम क्या माइनस कर देते हैं, -3xy। ठीक है, -3xy, इसमें क्या हो जाए, अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, दोनों तरफ अगर -3xy माइनस करेंगे तो सॉरी दोनों तरफ 3xy माइनस करेंगे तो x² + y² - xy हो जाएगा। ठीक है, 10 - 3 इंटू xy का वैल्यू कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, यानी कि 12 या 36, ये स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर किए थे ना इसका, तो 100 हो जाएगा, 100 - 36 यानी कि 64 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल है, इन ए कंपनी 30% ऑफ एम्प्लॉय आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, 35% ऑफ एम्प्लॉय आर साइंस बैकग्राउंड। साइंस बैकग्राउंड से मान लेते हैं टोटल एम्प्लॉय है कितना कंपनी में, 100 है, 100 एम्प्लॉय है, उसमें जो साइंस बैकग्राउंड से वो कितना है, 35 है, 100 का 35% 35 हो जाएगा। एंड 1/5 आर फ्रॉम दी आर्ट्स बैकग्राउंड, आर फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड। ठीक है, जो टोटल का 1/5 है वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, टोटल का 1/5 यानी कि 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, 20 यूनिट आर्ट्स बैकग्राउंड से है। अब बोल रहा है द रेस्ट आर ईदर इलिटरेट और विथ ए कॉमर्स बैकग्राउंड, जो रेस्ट बचा हुआ है या तो वो इलिटरेट है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है। ठीक है, बोल रहा है द नंबर ऑफ इलिटरेट इज 300, द इलिटरेट का नंबर कितना है, इलिटरेट का नंबर कितना है,
इलिटरेट का नंबर है 300, विच इज़ हाफ द कॉमर्स बैकग्राउंड, यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड का कितना होगा, ये जो है कॉमर्स बैकग्राउंड का हाफ है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड कितना होगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, ये x मान लेते, ये x मान लेते, ये भी x मान लेते, 100x। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड। साइंस बैकग्राउंड और नहीं होगा, यहाँ एंड होगा, साइंस एंड आर्ट्स बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब देखो साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड से कितना है, 45 है, तो बचा हुआ कौन होगा, इलिटरेट और कॉमर्स होगा। तो बचा हुआ कितना, इसमें 100x में माइनस करेंगे 35x प्लस 20x यानी कि 55x यानी कि 45x क्या हो जाएगा, 45x हो जाएगा इलिटरेट और कॉमर्स सेक्शन में। इलिटरेट और कॉमर्स सेक्शन का नंबर दिया हुआ है कितना है, 300 प्लस 600 900 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 45 गुना 90 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना हो गया ऑफिस में, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया 2000। ठीक है, 2000 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर फ्रॉम साइंस एंड आर्ट्स बैकग्राउंड। साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड से कितना एम्प्लॉय हो जाएगा, तो साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड से टोटल कितना एम्प्लॉय है, 55 एम्प्लॉय, 55x, और x का वैल्यू कितना है, 20 है, तो 55 गुने 20 कर देंगे तो 110 पे एक और 0 चिपका देंगे तो ये 1100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंड होगा और नहीं होगा। नेक्स्ट वाले पे थे, नेक्स्ट वाले ड्यूरिंग 2021 द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 8% एंड इन 2022 it is increased by 10%. At the end of 2022 its population was 47,500। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट द एंड ऑफ 2021, देखो ड्यूरिंग 2021 में क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होकर कितना हो गया, 8% हो गया। ठीक, 8% इंक्रीज हुआ, सॉरी 2021 में पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो गया, 8% इंक्रीज हो गया, यानी कि अगर पहले 100 था तो इंक्रीज हो गया कितना हो गया, 108 हो गया। ठीक है, 4 से कटाएंगे इसको, 25 4 से 27 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर क्या हुआ, 2022 के अंत में 2022 में क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो 10% बढ़ गया, यानी कि 10% बढ़ जाना, कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1 से 1/10 होता है, तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि पॉपुलेशन के जो है एंड में, मतलब 2022 के एंड में पॉपुलेशन है इतना। ठीक है, तो पहले कितना होगा, 2021 के स्टार्ट में कितना पॉपुलेशन होगा, 250, और 2022 के एंड में कितना हो जाएगा पॉपुलेशन, 27 गुना 11। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 47,520 दिया हुआ है। ठीक है, 11 से कटाते हैं इसको, 11 चौके 44, फिर बचेगा यहाँ पे 3, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 420 हो जाएगा। फिर 27 से देखते हैं कटता है, यानी 27 एकम 27 बचेगा यहाँ 16, 27 छके 162 होता है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 160 आ गया। ठीक है, यानी कि 2021 के स्टार्टिंग में कितना होगा, 250 गुना 160, तो 16 पचे 80, और बचेगा 8, 16 दूना 32, 8 40 पे 2 0, यानी कि 2021 के स्टार्ट में कितना पॉपुलेशन था, 40,000 पॉपुलेशन था। हमसे पूछा क्या गया है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट द एंड ऑफ 2021, एट द एंड 2021 के अंत में कितना होगा पॉपुलेशन, 8% बढ़ा हुआ पॉपुलेशन होगा। इसका 8% कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 32 पे 2 0, यानी कि 40,000 प्लस 3200 और पॉपुलेशन होगा 2021 के एंड में, यानी कि 43,200 पॉपुलेशन हो जाएगा 2021 के अंत में। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला है 8.25 का होल क्यूब -3 8.25 होल स्क्वायर इंटू 0.25 प्लस 24.85 इंटू इतना दिया हुआ है। देखो ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला और कुछ नहीं, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। ये क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला, यानी कि ए इसके जगह रखो और बी इसके जगह रखो। ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²
3a² b प्लस 3ab² होता है। ठीक है, देखो a³ माइनस 3a² b, a की जगह ये आ गया और b की जगह ये आ गया, इन प्लस 3 इंटू 8.75, 3 इंटू 8.25 है ये। ठीक है, इंटू b², तो और फिर माइनस b³ है। ये ऊपर वाला क्या आ गया, 8.25 माइनस 0.25 का होल क्यूब आ गया। ठीक है, और नीचे 4 गुना 4, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 8 का क्यूब हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 बाई 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में सब कटेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अमन एंड रंजन आर वर्किंग एट ए कंस्ट्रक्शन साइट। अमन और रंजन एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। इन सम इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट अमन इज़ कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल वाइल राजन इज़ डिमोलिशिंग द वॉल। ठीक है, राजन जो है एक कंस्ट्रक्शन से अमन और राजन एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है। अमन जो है वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है, और राजन उसको डिमोलिश कर रहा है, वॉल को मतलब गिरा रहा है, वॉल को तोड़ रहा है। अमन कैन कम्प्लीटली बिल्ड ए वॉल इन 15 डेज। अमन जो है एक वॉल को कितने दिन में बना सकता है, 15 दिन में बनाता है। वो बनाने के लिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं। और फिर क्या है, राजन वाइल राजन विल टेक 20 डेज टू कम्प्लीटली डिमोलिश द वॉल। राजन जो है 20 दिन में उस वॉल को कम्प्लीटली डिमोलिश कर देगा, यानी कि हम तोड़ने के लिए हम माइनस ले रहे हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द कंप्लीट वॉल बी बिल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विथ अमन वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, देखो बोल रहा है क्या कि कितने दिन में जो है पहली बार ये वॉल कम्प्लीटली बनेगा। ठीक है, और पहले काम स्टार्ट कौन करेगा, फर्स्ट डे काम स्टार्ट, अल्टरनेटिवली दोनों काम, मतलब आज अमन दीवार बनाया तो कल राजन तोड़ेगा, इस तरह से हो रहा है। आज अमन बनाया, कल राजन दीवार को तोड़ेगा। ठीक है, इस तरह से अल्टरनेटिवली काम कर रहा है दोनों। तो बोल रहा है कि फर्स्ट डे वॉल कब बनेगा, दीवार कब बनेगा। ठीक है, दीवार कब बनेगा, और स्टार्ट करता है कौन स्टार्ट करता है, सबसे पहले अमन स्टार्ट करता है। तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा, इनका एलसीएम 60 मान लेते हैं, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, यानी कि अमन जो है एक दिन में चार पार्ट वॉल का बनाता होगा, और राजन जो है -3 पार्ट जो है डिमोलिश करता होगा। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। अब जो है काम स्टार्ट कौन करता है, पहले काम स्टार्ट करता है सबसे पहले अमन पहले दिन काम करता है 4, और राजन दूसरे दिन कितना काम करेगा, -3। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 1 काम होगा, 2 दिन में 1 काम होगा। तो 60 काम करना है टोटल। तो हम क्या करेंगे, इससे 60 इंटू करके इधर भी 60 इंटू कर देंगे। नहीं, अगर इसे 60 करके 120 निकाल के आंसर टिक कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, पूछ रहा है पहली बार काम दीवार कब बना होगा। तो पहली बार दीवार बनाने के लिए क्या करना है ना, सबसे इसको जो है ना माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो, 56 निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे 56। ठीक है, 56 काम करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 56, और इधर भी 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 56 दूनी 112। ये जो पॉजिटिव पहले दिन काम करता है, ऐसे सवाल को अगर अल्टरनेट डे सवाल दिया हुआ रहता है तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करो, जो सबसे पहला दिन काम करता है ना उसका एफिशिएंसी को टोटल वर्क में माइनस कर लिया करो। अब फिर देखो फिर क्या होता है, फिर ये कितने दिन में करेगा, 56 दिन में 56 काम को 56 दिन में करेगा, सॉरी 56 दूनी 112 दिन में करेगा। अब अगले दिन फिर को ये तो एक साइकिल बन हो गया, 2 दिन का साइकिल कंप्लीट हो गया, अमन और राजन का 2 दिन का साइकिल कंप्लीट हो गया, 112 दिन का। ठीक है, लेकिन फिर अगले दिन कौन काम करेगा, अगले दिन कौन काम करेगा, अमन। ठीक है, अगले दिन अमन काम करेगा, कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, यानी कि एक दिन में 4 फिर काम करेगा। तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 113 दिन में। ठीक है, 56 4 60, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल यील्ड मिनिमम डिस्काउंट। तो मिनिमम डिस्काउंट पूछ रहा है किस में होगा। इसमें देखो कितना 2 5 का सक्सेसिव डिस्काउंट है, 5 + 5 10 माइनस 0.25 हो जाएगा, यानी कि इसमें कितना का डिस्काउंट हो जाएगा, 9.75 का डिस्काउंट हो रहा है। इसमें सिंगल डिस्काउंट है 10% का। इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 8 और 10 का, 8 तो 10 माइनस 8 दूनी 16, तो इसमें कितना हो जाएगा
10 माइनस 0.16 करेंगे तो 0.16 करेंगे तो 10 माइनस 0.6 करेंगे तो 9.84 हो जाएगा। तो मिनिमम डिस्काउंट किस में मिल रहा है? मिनिमम डिस्काउंट मिल रहा है इसमें, ठीक है। इसमें 9.7 का 75 का डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें 10% का, इसमें 9.84 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मिनिमम डिस्काउंट किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, स्कीम 1 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री। देखो इसका फार्मूला क्या होता है। देखो अगर आपको इसका कंपाउंड एंगल का फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम होता है तो मैंने वीडियो बना रखा है पूरा ट्रिक के साथ वीडियो बना रखा है कंपाउंड एंगल का फार्मूला याद करने का, ठीक है। मैं कैसे इसको याद कराता हूँ, इस तरह से याद कराता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के दो बेटे थे, साइन और कॉस, ठीक है। और फिर साइन जो है ओबीडियंट है, वो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बात मानता है, लेकिन कॉस जो है जो ट्रिग्नोमेट्री बोलता है उसका वो अपोजिट करता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा प्लस साइन अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा प्लस साइन अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा बाय 2 होता है, ठीक है। देखो साइन ओबीडियंट है अपने ट्रिग्नोमेट्री जो अपना पिताजी है उसका बात मानता है, तो 2 इस टाइप के जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहता है तो 2 इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा। और साइन ओबीडियंट है तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा है इसको प्लस में जाने के लिए तो ये प्लस में ही जाएगा 75 प्लस 15 डिग्री बाय 2। लेकिन कॉस जो है क्या करेगा? अब कॉस क्यों आया यहाँ पे वो भी बताया मैंने उस ट्रिक में, ठीक है। तो आप लोग एक बार उस वीडियो को, ट्रिक वाले वीडियो को मैं पिन कर दूंगा कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर देख लेना इसका भी। इसका मतलब फार्मूला बनता, ये फार्मूला याद कैसे करें ट्रिक के साथ। यहाँ पे कॉस क्यों आया वो भी बता रखा है मैंने। तो कॉस देखो, कॉस ओबीडियंट नहीं है, वो किसी का बात नहीं मानता है, तो ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा है इसको पॉजिटिव में जाने दिए, किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। इसका उल्टा काम करेगा। इसको अगर कोई बोलेगा पॉजिटिव में जाओ तो ये निगेटिव में जाएगा। तो कॉस 75 माइनस 15 डिग्री बाय 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकाल दो, आंसर निकल जाएगा। 2 गुना ये कितना हो जाएगा? 90/2 45, साइन 45 और 75 माइनस 15 60, कॉस 60/2 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। 2 गुना साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? √3/2। √3/2 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √6/2 आ जाएगा। इसका आंसर √6/2 ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट सवाल, अगर आपको इसका फार्मूला कंपाउंड एंगल का फार्मूला एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होता है याद करने में तो मैं इसका ट्रिक के साथ वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं वीडियो पिन कर दूँगा यहाँ भी, और आप कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो पिन कर दूँगा, आप लोग ज़रूर देख लेना। कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इससे फार्मूले में, इसका कंपाउंड एंगल का फार्मूला में। चलो फिर बोला गया है द 5 डिजिट नंबर 725xy इज डिविजिबल बाय 15, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। देखो ये एक नंबर है 725yz है, ये किससे डिविजिबल है? 15 से डिविजिबल। 15 से डिविजिबल होने का है मतलब 5 और 3 से डिविजिबल है। हमको अब 5 से डिविजिबल होने के लिए ये नंबर कितना होना चाहिए? या तो लास्ट में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। हमको इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेना है, तो 0 तो होगा नहीं, 0 नहीं लेंगे इसका। तो z का वैल्यू क्या आ गया? z का वैल्यू आ गया 5, z का वैल्यू 5 आ गया। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि इसका सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इन जो भी इसमें नंबर है सबका सम करके 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 2 9 5 14 14 5 19, 19 में अब हमको y का 19 में क्या जोड़ेंगे? 19 2 21, 19 2 21 फिर 21 19 5 24 19 8 27। हमको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे x का y का, तो y z का वैल्यू क्या हो जाएगा? y इंटू जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 गुने 5 यानी कि 40 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है सिंप्लीफाई
इतना 2.3 का क्यूब ए क्यूब, ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। तो हमें ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC रिपीटेडली इस पर सवाल पूछता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC होता है फार्मूला। ये देखो ऊपर दिया हुआ है ये, और नीचे ये इधर आ गया है, नीचे क्या आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC आ गया है। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं इसको। अरे यार, एक मिनट यार, क्या हो गया ये, एक मिनट। प्रेजेंट, देखो अरे यार, देखो ये मिट नहीं रहा है, ये तो ऐसे इस तरह से काट देते हैं इसको। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC होता है। अब ऊपर में देखो, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, सी की जगह ये है, इंटू 3A B और C है इस तरह से, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर AB माइनस AB माइनस BC और माइनस CA। ठीक है, ये CA दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हुआ है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, और ये पूरा इधर कहाँ आ गया, इसका डिनोमिनेटर में आ गया। तो ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो इसमें से ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2.3 प्लस 15.9 प्लस 3.7। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो 2.3 प्लस 3.7 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 6 6 हो जाएगा। इन दोनों का सम 6 हो जाएगा। तो प्लस का 15.9 में 6 प्लस कर देंगे तो 15 6 21.9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलो, तो यही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए, सॉल्व्ड PDF चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पाठशाला बाय KP को ज्वाइन कर ले। और वीडियो पसंद आया तो इस यूट्यूब चैनल पाठशाला बाय KP को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको 3-4 दिन में सारा वीडियो मिल जाएगा SSC सिलेक्शन फेज़ 12 का, जो भी ग्रेजुएट लेवल का और हायर सेकेंडरी लेवल का जितना भी वीडियो है सब मिल जाएगा, सारा सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। और लास्ट में मैं सारे सॉल्यूशन के कराने के बाद मैं एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें बेस्ट क्वेश्चन, जो भी बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे बेस्ट क्वेश्चन को करा दूंगा एक वीडियो में, और इसको ख़त्म कर दूंगा। ये 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लाइक भी कर देना वीडियो अगर पसंद आया हो तो।